हाँ, टैनिन्स है यहाँ पे। एक्सक्रीटरी वेस्ट, लैटेक्स, रबर, गम्स, रेजिन्स एक्सेट्रा एक्सक्रीटेड ऑन द सरफेस। रेफाइड्स लिखे हैं, आर कॉल्ड रेफाइड्स, RAPHIDS, रेफाइड्स। पिंकी, क्रिस्टलाइन कहने का मतलब मैंने बताया ना, क्रिस्टलाइन वैसे सब्सटेंस को कहते हैं जो कि क्रिस्टल के फॉर्म में रहते हैं। जैसे नमक हो गया, नमक भी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है। शुगर हो गया, क्रिस्टल्स के फॉर्म में नहीं रहता है। हो गया। चलिए, देखिए नेक्स्ट हमको पढ़ना है एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। टॉपिक दीजिएगा, देखिए लास्ट हमारा टॉपिक है एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, ये चैप्टर का। जिस तरह से हम लोगों ने रेस्पिरेटरी ऑर्गन को देखा था कि भाई एनिमल कौन सा है और रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन कौन सा था, उसी तरह यहाँ पे एक्सक्रीटरी ऑर्गन का नाम खाली याद रखना है, ठीक है। जैसे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे अमीबा हो गया, जो कि एक सेल का बना हुआ है, उसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन तो कुछ नहीं। अब ऑर्गन कहाँ से होगा, एक ही सेल का बॉडी है तो बॉडी सरफेस ही रोल प्ले करता है वहाँ पे एक्सक्रीशन का भी। फ्लैट वर्म्स की बात कर रहे हैं, जैसे कि एग्जाम्पल आपका एक टेप वर्म हो गया, जैसे एग्जाम्पल आपका टेप वर्म हो गया, ये इंटेस्टाइन में पाया जाता है। तो टेप वर्म्स में फ्लेम सेल या फिर इसी को प्रोटोनेफ्रीडिया कहते हैं, ट्यूब्यूलर नेटवर्क रहता है जो कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन का काम करता है। उसी से थोड़ा सा डेवलप रहता है स्ट्रक्चर जो कि अर्थवर्म में पाया जाता है, जिसको नेफ्रीडिया कहते हैं हम लोग, नेफ्रीडिया। फिर कॉकरोच की हम बात करें तो कॉकरोच में मालपिजियन टिब्यूल्स करके पाया जाता है। एंड ह्यूमन की हम बात करें तो ह्यूमन में किडनीज पाया जाता है, अ पेयर ऑफ किडनीज आता है। फिर हमको ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ना है, हमको ये सब खाली नाम जानना था, मेन हमको ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम ही पढ़ना है। तो सिंपल याद रखना है कि भाई यूनिसेलुलर में बॉडी सरफेस, फ्लैट वर्म्स में फ्लेम सेल, अर्थवर्म में नेफ्रीडिया, कॉकरोच में मालपिजियन ट्यूब्यूल। टेपम तो पाया ही जाता है। मतलब कि जब डिफिकेट होता है तो उस समय निकलता भी है, एनिमल्स में भी होता है।
हो गया, लिखी तो। चलिए देखिए, ह्यूमंस एक्सक्रीटरी सिस्टम की हम बात कर रहे हैं ना, तो क्या क्या चीजें रहती है। अ पेयर ऑफ किडनीज की हम बात करते हैं, एक पेयर किडनी का रहता है, ठीक है, बीन शेप्ड ऑर्गन। यूरेटर, किडनी से ट्यूब्स निकलते हैं जिनको हम यूरेटर्स बोलते हैं। फिर यूरेटर यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ले जाते हैं, एंड ब्लैडर से यूरेथ्रा से वो क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। तो अगर मैं डायग्रामेटिकली देखूं यहाँ पे, तो अ पेयर ऑफ किडनी यहाँ नजर आ रहा है हमको। राइट किडनी ना लेफ्ट वाले से, देखो ये, अगर हार्ट का हम फिगर बनाते हैं, तो हार्ट का फिगर बनाते हैं तो कैसा बनाते हैं, लेफ्ट वाला, सॉरी राइट वाला इधर हो जाता था ना, याद करो, क्योंकि हम सामने वाला थे। यहाँ क्या है ना कि जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन का हम सिस्टम बनाते हैं ना, तो किडनी को हम पीछे से ड्रॉ करते हैं, मतलब ये पीछे से देखते हैं। तो पीछे से इंसान को देखेंगे तो उसका लेफ्ट लेफ्ट ही साइड आएगा, राइट राइट साइड आएगा। तो राइट किडनी क्या होता है, थोड़ा सा लोअर्ड होता है लेफ्ट किडनी की तुलना में, क्योंकि यहाँ राइट साइड में क्या होता है, लीवर प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये लॉन्ग ट्यूब निकल रहा है जिसको हम क्या कह रहे हैं, यूरेटर के नाम से जानते हैं। यूरेटर यूरिन को कहाँ लेके आ रहा है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसको यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। एंड यूरिनरी ब्लैडर से क्या होता है, यूरेथ्रा है, ट्यूब है, एंड जो बाहर ओपनिंग होता है उसको यूरेथ्रल मीटस के नाम से जानते हैं, जहाँ से ओपनिंग बाहर चला जाता है। अब देखो यहाँ पे आर्टरी एंड वेन है। वेन जो है वो क्या होता है, इससे बाहर निकल रहा होता है, जिसको रीनल, किडनी के लिए वर्ड रीनल यूज करते हैं, तो रीनल वेन हो गया, एंड रीनल आर्टरी इसमें एंटर करता है। रेड रेड फॉर आर्टरी हो गया, ब्लू फॉर वेन हो गया, हमने देखा था सब। दिव्यांशु, अगर नॉर्मली क्या है, एक किडनी अफेक्ट होता है ना, मान लो एक किडनी डैमेज हो गया, खत्म हो गया, मतलब कि फंक्शन नहीं रह गया, तो दूसरा किडनी साइज में बहुत बड़ा हो जाता है, मतलब डबल जैसा हो जाएगा, क्योंकि उसमें नेफ्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, एंड वो फंक्शन करने लगेगा, तो आदमी एक किडनी पे सर्वाइव करने लगता है। अब देखो नॉर्मल ऐसी चीज है कि एक एक किडनी पे सर्वाइव करने लगा, तो जाहिर सी बात है इस पे जो वर्कलोड है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो ये भी फिर एक समय आएगा कि जल्दी ही खराब हो जाएगा। तो दोनों फिर किडनी डैमेज हो जाता है, तो फिर उसका रिप्लेसमेंट हम लोग करते हैं। इनिशियली तो डायलिसिस करते हैं, बाद में हम लोग क्या करते हैं उसको कि एक हेल्दी किडनी डोनर मिल जाता है तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। हो गया।
Yes, Niharika, I can see your. एक मिनट सुमित। दिव्यांशु, रीनल आर्टरी रीनल वेन का है काम, रीनल आर्टरी ब्लड को ले जाएगा, रीनल वेन ब्लड को कलेक्ट करेगा। सुमित, यस, जो किडनी फेलियर का चांसेस होता है या किडनी डैमेज का जो कारण होता है, उसका मल्टीपल रीजंस हो सकता है। उसके अंदर हम कह सकते हैं स्टोन हो जाता है तो भी वो क्या होता है, डैमेज हो जाता है। फिर हम कह सकते हैं कि किडनी का फेलियर जो होता है डायबिटीज के कारण हो जाता है, ब्लड शुगर लेवल ज्यादा रहेगा तभी भी किडनी जो है अफेक्टेड होता है। एक्सेसिव प्रोटीन इंटेक भी किडनी फेलियर का कारण हो सकता है। फैट फूड, फास्ट फूड, यस, फास्ट फूड भी होता है, हम कह सकते हैं। फास्ट फूड में देखो, फास्ट फूड में मोस्टली एक केमिकल, एक सॉल्ट यूज किया जाता है। दैट सॉल्ट इज जनरली यूज्ड इन चाइनीज फूड, दैट इज सोडियम मोनोग्लूटामेट, which is also known as, common name is Ajinomoto. So that salt is very harmful for kidney. आकाश, यस, ये आता है बोर्ड्स में बनाने के लिए, क्वेश्चन में भी आता है। हम लोग जब ये देखेंगे ना लास्ट ईयर का प्रीवियस क्वेश्चन बैंक, तो देखिएगा बहुत सारा डायग्राम आपका रहेगा ही। जो जो डायग्राम बनाया किसी ना किसी साल आया ही है, इसीलिए डायग्राम तो स्किप नहीं कर सकते। यही चैप्टर था जिसमें डायग्राम था, बाकी चैप्टर में उतना डायग्राम वगैरह नहीं है। हो गया, बन गया क्या? जल्दी करिए थोड़ा। यूरेथल के बाद मीटस लिखा हुआ है, MEATUS, मीटस। यूरेथल मीटस मतलब ओपनिंग हो गया, यहाँ जो छेद है ना इसको को यूरेथल मीटस कहते हैं। चलिए 2 मिनट और दे रहे, बना लीजिए जल्दी से। सिंपल डायग्राम है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स तो है नहीं।
चलिए, तो दिव्यांशु, एनएस से यूरिन थोड़ी ना निकलेगा, एनएस से तो डाइजेस्टिव वेस्ट निकलता है ना। देखिए, अब नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट की। हम किडनी की बात करें तो वो नेफ्रॉन होता है। अगर मैं नंबर ऑफ नेफ्रॉन की बात करूं तो हर एक किडनी में नंबर ऑफ नेफ्रॉन 1 मिलियन 10 लाख के अप्रॉक्स होता है। एंड ये बढ़ता घटता रहता है, ये बनता भी रहता है, ये हम कह सकते हैं कि डेड भी होता रहता है। लेकिन रफली एट अ टाइम हम कह सकते हैं कि 1 मिलियन के अप्रॉक्स नेफ्रॉन प्रेजेंट होता है। जरूरत पड़ने पे मैंने क्या बोला कि अगर किडनी एक फेल होगा तो नेफ्रॉन का नंबर एक बचे हुए किडनी में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, लगभग डबल हो जाता है, एंड दूसरे किडनी का भी वो काम करने लगता है। तो नेक्स्ट हेडिंग लिख लीजिए, हेडिंग क्या है? स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, दैट इज द नेफ्रॉन। हो गया। चलिए, नेक्स्ट डायग्राम जो है हमारा, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। इसको नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर ऐसा ही प्रेजेंट होता है। देखो क्या क्या चीजें हैं, पहले हम समझ लेते हैं। जो रीनल आर्टरी किडनी के अंदर एंटर होता है ना, वो थिन नेटवर्क में या थिन ट्यूब्स में बढ़ जाता है, जिसको हम लोग आर्टेरियोल्स कहते हैं। ये आर्टेरियोल जो नेफ्रॉन की तरफ लेके आता है, जो किसी सिस्टम की तरफ लेके जाता है ना, मान लो कि कोई भी ट्यूब है या कोई भी, जैसे न्यूरॉन भी वर्ड हम लोग पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। तो यहाँ क्या है, जो टुवर्ड्स समथिंग या टुवर्ड्स मेन सेंटर कोई चीज ले जाए उसके लिए एफरेंट वर्ड यूज करते हैं, एंड अवे ले जाए तो उसके लिए इफरेंट वर्ड हम लोग यूज करते हैं। तो दो वर्ड है हमारे पास, एक है एफरेंट, दूसरा वर्ड है इफरेंट। एफरेंट एंड इफरेंट। तो क्योंकि ये नेफ्रॉन के टुवर्ड्स ले जा रहा है इसलिए इसको एफरेंट आर्टेरियोल के नाम से हम जानते हैं। दूसरा अवे ले जा रहा है तो उसको हम लोग इफरेंट आर्टेरियोल के नाम से जानते हैं। तो एफरेंट आर्टेरियोल एंड इफरेंट आर्टेरियोल, दो आर्टेरियोल है। अब एफरेंट आर्टेरियोल आता है, ये इसमें ल्यूमेन क्या होता है, थोड़ा सा इसका ल्यूमेन क्या होता है, पतला होता है, जिसमें प्रेशर ज्यादा होता है। तो ये डिवाइड होता है एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरी नेटवर्क में, या हम कह सकते हैं टफ्ट ऑफ कैपिलरीज में, जिसको ग्लोमेरुलस कहते हैं। इसमें क्या होता है, ये छोटे छोटे छेद बन जाते हैं। इन छेद को फिल्ट्रेशन स्लिट कहते हैं। ये जो छेद बने हैं इनको फिल्ट्रेशन स्लिट कहते हैं हम लोग। इसी से छन के, एक तरह से छन्नी हो गया, यहाँ से ब्लड जो है उस छन जाता है। अब छनेगा तो क्या नीचे जाएगा? जाहिर सी बात है, ब्लड का जो पतला पार्ट है वही नीचे जाएगा, मतलब कि ब्लड का पानी नीचे चला जाएगा, यानी कि ब्लड का प्लाज्मा वाला पार्ट नीचे जाता है। साथ ही साथ हम कह सकते हैं और क्या चीजें जाता है नीचे, तो यूरिया, जिसको एक्सक्रीट करना है हमको। ठीक है, यूरिया के साथ साथ यूरिक एसिड है, जिसको एक्सक्रीट करना है। ठीक है, लेकिन कुछ छोटे छोटे सब्सटेंसेस जैसे ग्लूकोज वगैरह भी नीचे आ जाता है, एमिनो एसिड भी नीचे आ जाता है, जिसको हमको एक्सक्रीट आउट नहीं करना है। तो ये जब कंबाइन करता है तो ये इफरेंट आर्टेरियोल बना जाता है। पहले समझ लीजिएगा, ये इफरेंट आर्टेरियोल बन जाता है। एंड ये इफरेंट आर्टेरियोल ना, ये जो ट्यूब है इसके अराउंड ही घूम के रहता है, मतलब कि इसको डिफरेंट पॉइंट पे ये इसको टच करता है, क्योंकि वापस क्या है, रीअब्जॉर्प्शन करना है। ठीक है, वापस क्या है, उन सब्सटेंसेस का, जैसे ग्लूकोज जो चला गया है बाय डिफॉल्ट,
यहाँ पे एनर्जी लगा के जहाँ पे टच करेगा उसको वापस किस में ले लेगा, इसमें ले लेगा, ठीक है, तो वापस इसमें आ जाता है। एंड इसमें मेनली क्या स्पीट आउट होगा, वाटर, यूरिया, यूरिक एसिड, कुछ सर्टेन सॉल्ट जो कि इससे निकलते हुए जाएगा। अब देखो इसमें पार्ट्स कौन कौन सा है, ये वाला जो पार्ट हमको नजर आ रहा है इसको प्रोक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड, कॉन्व्यूलेटेड का मतलब होता है हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूल, इसको कॉमनली हम पीसीटी के नाम से भी जानते हैं, इसको पीसीटी भी कहते हैं। वहीं पे बीच में एक हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर बनता है यू शेप, जिसको लूप ऑफ हेनली कहते हैं। फिर ऊपर की तरफ उठेगा तो ये क्या बनाता है, डीसीटी, डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल इसको बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है। एंड ये ज्वाइन करता है एक लॉन्ग ट्यूब में जिसको कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। यहाँ पे भी क्या होता है, डिफरेंट हम कह सकते हैं, एब्जॉर्प्शन होता है सर्टेन सॉल्ट्स का, साथ ही साथ कलेक्टिंग डक्ट में मेनली एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का, क्योंकि उतना ज्यादा वाटर जो एक्सक्रीट आउट तो नहीं ना करेगा बॉडी। जैसे हम पानी अगर अगर बात करेंगे, जितना फिल्ट्रेट बनता है, ठीक है, और जितना एक्सक्रीट आउट होता है, तो जितना फिल्ट्रेट बनता है और जितना एक्सक्रीट आउट होता है, तो 98% जो फिल्ट्रेट है वापस रीअब्जॉर्ब हो जाता है। पानी उतना एक्सक्रीट आउट हम थोड़ी ना कर सकते हैं, हम मर ही जाएंगे। तो वाटर को क्या किया जाता है, वापस रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो कलेक्टिंग डक्ट में क्या हो जाता है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है, एंड वाटर क्या हो जाता है, रीअब्जॉर्ब हो जाता है। एंड यहाँ से यूरिन, अब देखो ये नेफ्रॉन ऐसा निकला, ये कलेक्टिंग डक्ट है, बाकी नेफ्रॉन का भी ज्वाइन करेगा डीसीटी से। कलेक्टिंग डक्ट ऐसा ऐसा बहुत होगा, ज्वाइन करेगा, क्या होगा कि हम कह सकते हैं इस किडनी के इस पार्ट में छोड़ेगा, एंड वहां से यूरिन यूरेटर से कहाँ आ जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आ जाएगा। वहां पे जाके वो टेम्पोरली यूरिन जो है वो स्टोर रहता है अंटिल कि वो बाहर बॉडी से ना हो जाए। तो ये है हमारा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। फिर से बता दे रहे, देखो एफरेंट आर्टेरियोल डिवाइड किया, ग्लोमेरुलस बनाया, नीचे एक कप लाइक स्ट्रक्चर बनेगा जिसको बाउमेंस कैप्सूल बोलते हैं, ठीक है, बाउमेंस कैप्सूल, बाउमेन इज द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट। ये एक नहीं है निहारिका, ऐसा ऐसा 1 मिलियन है, 10 लाख है एक किडनी के अंदर, ऐसा ऐसा ट्यूब। मतलब छोटे छोटे छन्नी होते हैं जहां से एक एक ड्रॉप, समझना यूरिन का बना होगा, ठीक है, एक एक ड्रॉप बना होगा, तब जाके यूरिन क्या है, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर रहेगा। हाँ बिल्कुल, बहुत ज्यादा छोटा होता है, बहुत ज्यादा छोटा होता है। बनाइए तो। 10 मिनट समय दे रहे, सबको बनाइए।
यस, ये फिगर आ सकता है बिल्कुल, और आता भी है। हो गया? चलिए, देखिए तो ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हो गया। एक बार इसका फंक्शन थोड़ा हम लिख लेते हैं कि कैसे-कैसे चीज़ें हो रही हैं। नहीं हुआ है? अच्छा, हुआ नहीं है, हुआ नहीं है। नहीं तो स्पेस छोड़ दीजिए। 1 मिनट बचा है, ठीक है, बना लीजिए तो बाइक लिए छोड़िएगा। बना लीजिए, कोई दिक 2 मिनट दे रहे, बना लीजिए।
हो गया। चलिए चलिए इसमें थोड़ा लिख लेते हैं हम लोग कि क्या क्या कैसे कैसे चीजें हो रही हैं। रुक गई बाबू। The blood is filtered filtered at the glomerulus site and the filtrate and the filtrate which comes in Bowman's capsule contains mainly water, यूरिया ही हम लोग क्या करते हैं ना, नाइट्रोजिनस वेस्ट है, इसी को हमको एक्सक्रीट आउट करना रहता है ब्लड से, नाइट्रोजिनस वेस्ट, some amount of uric acid, some amount of uric acid, some salts, and some of the small components, some of the small components such as some ions, glucose, and some amino acids which come in the filtrate लिखिए तो पहला पॉइंट, 3 पॉइंट है।
हो गया क्या? ठीक है दिव्यांशु, रिपीट कर देंगे। अब देखो फिल्ट्रेट तो बन गया, फिल्ट्रेट पास होगा, ठीक है, हम कह सकते हैं as the filtrate passes from PCT Henle's loop and DCT, it gets concentrated as water is absorbed water is absorbed at some point the efferent arteriole, which loops over the tubules, is in contact which helps in selective reabsorption of some ions like sodium, potassium, glucose, and amino acids. Amino acids again in the blood. Again in the blood. Again in the blood. हाँ काफी बड़ा है, बस अब खत्म ही हो गया।
हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। द filtrate goes into the collecting duct from each nephron and passes through ureter to reach the bladder where the urine is temporarily stored till its रिमूवल जैसे कि याद करिए, हमने पढ़ा था कि एनस से फीसेस यानी डाइजेस्टिव वेस्ट निकलता है तो उसको डिफिकेशन कहते हैं। तो यूरिनेशन को मिक्चुरेशन कहते हैं। मिक्चुरेशन, यूरिनेशन को मिक्चुरेशन हम कहते हैं। नहीं, चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, एक छोटा टॉपिक बचा हुआ है, वो है डायलिसिस। किडनी खराब होगा तो क्या होगा, बस यही लास्ट टॉपिक है। छोटा सा टॉपिक है, 5 मिनट में हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा आज। ओके दिव्यांशु, नेक्स्ट क्लास में कबूत किया जाएगा। तो देखो, यूरिनेशन को मिक्चुरेशन हम कहते हैं। जल्दी लिखे तो लास्ट टॉपिक बता रहे। पूरा पूरी देखिए 12 लेक्चर ये चैप्टर लिया, यानी कि 3 महीना।
चलिए देखिए, लास्ट टॉपिक है, लिखिएगा, इफ किडनी फेल्स, या किडनी फेलियर लिख लेते हैं सबसे अच्छा, किडनी फेलियर। अगर किडनी जो है फेल कर गया, काम नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो मेरे पास पहला कंडीशन हो सकता है भाई, वन किडनी फेल। फेल्स। दूसरा कंडीशन हो सकता है बोथ किडनी फेल्स। एक ही बार में भी दोनों किडनी फेल हो जाता है, नॉर्मली देखने को नहीं मिलता है, लेकिन हाँ, अगर एक किडनी फेल होगा तो थोड़े दिन के बाद दूसरा फेल करेगा ही, क्योंकि उस पर लोड बढ़ जाता है। एक किडनी फेल करेगा तो क्या होगा, सेकंड किडनी grows in size and perform the function of both kidneys, perform functions of both kidneys। ठीक है, अगर दोनों किडनी फेल करता है तो हमारे पास दो मेथड है। एक क्या हो गया, इलेक्ट्रोडायलिसिस, जहाँ पे आर्टिफिशियल किडनी की हम बात करेंगे, आर्टिफिशियल किडनी भी इसको कहते हैं, जहाँ ब्लड का प्यूरिफिकेशन बॉडी के बाहर होता है। एंड ये है किडनी ट्रांसप्लांटेशन। आर्टिफिशियल ये किडनी है, ये टेम्पोररी है, टेम्पोररी अंटिल ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन ये परमानेंट हो गया। इमीडिएटली बोथ होगा तो ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली बोथ किडनी फेल हुआ तो तुरंत अभी फेल हुआ तो अभी मर जाएगा, हाँ, लेकिन विद इन वीक मर जाएगा अगर उसको डायलिसिस पे नहीं डाला गया तो, क्योंकि ब्लड में नाइट्रोजनस वेस्ट का अमाउंट बढ़ते चला जाएगा, वो टॉक्सिक हो जाएगा, जहरीला हो जाएगा एक तरीके से। सर हाँ बोलिए। सर अगर एक किडनी फेल होता है तो सर दूसरे किडनी को फेल होने में लगभग कितना टाइम लगता है? क्या दूसरे किडनी में फेल होने में? यस सर, हाँ, अगर एक किडनी जैसे नॉर्मली क्या फेल होता है कि मान लो तो एक किडनी, दूसरे किडनी। हाँ, एक किडनी फेल हो गया तो दूसरा किडनी भी 2 से 3 साल के बीच में फेल हो ही जाता है, जनरली देखने को मिलता है ऐसा। इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन एक्टिविटी, कैसा उसका हैबिट है, वो कंट्रोल कर ही नहीं रहा है फिर अपने डाइट को, अपने एक्सरसाइजेस को, तो जाहिर सी बात है किडनी फेल करेगा ही दूसरा। सर अगर पूरा कंट्रोल रखा सर तब? तब मैक्सिमम 4-5 साल चल सकता है एक किडनी का।
और सर एक आदमी को सर कब तक डायलिसिस जिंदा रख सकता है अगर अगर उसको डोनर है तो? क्या चीज? अगर सर किसी आदमी का कि दोनों किडनी फेल हो गया तो उसको सर अगर हम लोग इलेक्ट्रोडायलिसिस पे रखते हैं हम्म। तो सर अगर अगर उसको डोनर नहीं मिलता है तो वो कब तक जिंदा रह पाता है जब तक उसको? इलेक्ट्रोडायलिसिस करवाते रहेंगे तब तक जिंदा रहेगा। लेकिन इलेक्ट्रोडायलिसिस हर वीक में होता है, जैसे हर वीक में जाके फिर, और काफी महंगा प्रोसेस है। ओ। और सर डायलिसिस क्या होता है? डायलिसिस जो नेचुरल फिल्ट्रेशन होता है ना, उसी को डायलिसिस बोलते हैं। बुक में लिखा रहता होगा डायलिसिस, लेकिन ये है इलेक्ट्रोडायलिसिस बोला जाता है एक्यूरेटली। नॉर्मल जो किडनी में फिल्ट्रेशन हो रहा है ना, उसको डायलिसिस बोलते हैं। सर बुक एक किडनी पे जिंदा रहता है जो डोनेट कर देता है। हो गया। एक चीज और खाली डायलिसिस वाला लिख लीजिए तो। इलेक्ट्रोडायलिसिस करते कैसे है, लिखना नहीं है, खाली फिगर से समझ लेना है। देखो, सर लास्ट पॉइंट बाकी है अभी। इलेक्ट्रोडायलिसिस, एक मिनट बाबू, रुकिएगा। डायलिसिस, बिल्कुल नहीं आने का। वो एक किडनी खराब, देखो जैसे नॉर्मली अगर जिसका जो डिजीज होता है, समझना चीज को, किडनी जैसे हम मान लो हेल्दी, हम अपना डोनेट किए, तो मेरा तो पहले से हम हेल्दी है ना, तो दूसरा किडनी भी पहले से डैमेज नहीं है। लेकिन जो क्या होता है कि एक किडनी इंसान का कोई फेल किया है तो उसका दूसरा किडनी भी डैमेज है, तभी एक किडनी उसमें से फेल किया, एक ज्यादा हो गया है। दूसरा ऐसा नहीं कि बिल्कुल ठीक है और एक बिल्कुल डैमेज हो गया, ऐसा नहीं है। लेकिन जो हेल्दी इंडिविजुअल, उसका एक किडनी बिल्कुल ही ठीक है, दूसरा वो दे भी देगा तब वो दूसरे वाले किडनी पे सरवाइव कर जाता है। तो इलेक्ट्रोडायलिसिस में करते क्या है ना कि ब्लड को हम लेते हैं, उसको एक सॉल्यूशन से हम पास कराते हैं। ठीक है। एंड इस सॉल्यूशन में हम कह सकते हैं, इस सॉल्यूशन में सब कुछ रहता है जो ब्लड का प्लाज्मा जैसा रहता है, बस उसमें यूरिया प्रेजेंट नहीं होता है। तो यूरिया धीरे धीरे क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। देखो करते क्या है, एक बड़ा सा कंटेनर रहता है जिसको डायलाइजर बोलते हैं, इसको डायलाइजर बोलते हैं। इसके अंदर डायलाइजिंग सॉल्यूशन भरा होता है। डायलाइजिंग सॉल्यूशन, डायलाइजिंग सॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं, तो डायलाइजिंग सॉल्यूशन का कंपोजिशन सेम होता है
कंपोजिशन सेम होता है, कैसा? ब्लड प्लाज्मा जैसा, ब्लड प्लाज्मा जैसा। बस उसमें क्या नहीं रहता है, यूरिया एब्सेंट होता है बस, क्योंकि यूरिया ही तो हमको निकालना है। ये आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन, आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन कह सकते हैं। आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन। हम क्या करते हैं, यहां से ऊपर से फ्रेशली हम डालते रहते हैं डायलेजिंग सॉल्यूशन, और यूरिया क्या होता है, निकलते रहता है। और यूरिया जब फिल्टर हो जाता है ब्लड, तो उसको वापस पंप से हम उसको क्या कर देते हैं, इंडिविजुअल के, सॉरी, आर्म में चढ़ा देते हैं वापस। आर्टरी से निकालते हैं, क्योंकि उसमें प्रेशर थोड़ा ज्यादा रहता है, आर्टरी से, और उसको वेन में डालते हैं। ठीक है, ये डायलेजिंग सॉल्यूशन हो गया। यहां से क्या होगा, यूरिया ब्लड से बाहर आ जाएगा, यूरिया। इसके अंदर भाई क्या फ्लो कर रहा है, ब्लड। यहां से हम डायलेजिंग सॉल्यूशन डालेंगे, सॉल्यूशन इन है, यहां से सॉल्यूशन क्या हो गया, आउट है। देखो, ये इन आउट क्यों नहीं करते, एक भर के क्यों नहीं रख देते, क्योंकि एक समय, जैसे मान लो यूरिया इसमें से निकल रहा है, तो एक समय आएगा कि इसमें का यूरिया जितना ब्लड में है उतना ही इसमें तो डायलाइज, ये क्या होगा, निकलना बंद हो जाएगा। और अभी क्या है, अगर फ्रेशली डाल रहे हैं तो यहाँ जो यूरिया आया वो बाहर निकल चुका है ना, तो यहाँ हमेशा यूरिया नहीं है, यहाँ पे हमेशा यूरिया नहीं है, तो मैक्सिमम यूरिया ब्लड से क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। एंड वापस उसको इंडिविजुअल को चढ़ा के हम भेज देते हैं। फिर उसका टाइम रहता है 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन पे, फिर डायलिसिस करवाया जाता है। तो यही था हमारा इलेक्ट्रोडायलिसिस। एंड इलेक्ट्रोडायलिसिस जो था हमारा, ये लास्ट चैप्टर था, ये पंप है यहाँ लिखा हुआ, लास्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। एंड इसी के साथ ये पूरा का पूरा टॉपिक हमारा खत्म हो गया। एंड टॉपिक के साथ साथ ये चैप्टर भी हमारा फाइनली खत्म हो गया।
हो गया? हाँ बिल्कुल, अब इस चैप्टर का टेस्ट होगा। चलिए नेफ्रॉन को एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। नेफ्रॉन में क्या क्या चीजें देखो, नेफ्रॉन में एफरेंट आर्टेरियोल है, डिवाइड करता है टफ्ट ऑफ कैपिलरीज में जिसको ग्लोमेरुलस कहते हैं। ये ग्लोमेरुलस यहाँ निकलता है जिसको इफरेंट आर्टेरियोल कहते हैं। ये पूरे ट्यूब्यूल पे क्वाइल्ड रहता है क्योंकि हमने देखा है कि सेलेक्टिवली उसको रीअब्जॉर्ब करना है सब्सटेंसेस को, ठीक है। यहाँ से फिल्ट्रेट मूव करता है, पीसीटी से होते हुए हेनलीज लूप में जाता है, फिर डीसीटी से होते हुए कलेक्टिंग डक्ट में। यहीं पे मेनली यूरिन है। यूरिन में क्या क्या चीज़ें हैं, मेनली वाटर, यूरिया, यूरिक एसिड कुछ अमाउंट में रहता है, कुछ हम कह सकते हैं कुछ सॉल्ट्स रहते हैं, कुछ आयंस रहते हैं, ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, ये सारे सब्सटेंसेस रहते हैं। नेक्स्ट चैप्टर निहारिका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन रहेगा।